विद्यार्थियों, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोस से। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसका संबंध औषधियों से है। फार्माकोलॉजी जो शब्द है, फार्माकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है औषधियां या ड्रग्स। फार्माकोन वर्ड का मतलब होता है औषधियां या ड्रग्स। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी औषधियों का अध्ययन। स्टडी का मतलब अध्ययन। अर्थात कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो औषधियों के अध्ययन से संबंधित है, ड्रग्स के अध्ययन से संबंधित है। हम आमतौर पर बोलचाल में बोल देते हैं फार्मा कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इस प्रकार से फार्मासिस्ट, फार्मा। तो फार्मा वर्ड दवाइयों से संबंधित होता है, औषधियों से संबंधित होता है। और हम जो ड्रग वर्ड यूज करते हैं, ड्रग शब्द आता है, ड्रग शब्द का मतलब भी औषधियों से होता है, दवाइयों से होता है। ड्रग का मतलब नशीली दवाइयाँ जो हम उपयोग में लेते हैं वो अलग है। हम यहाँ पर जो फार्माकोलॉजी में ड्रग्स पढ़ते हैं उनका मतलब होता है औषधियों से, जो बीमारी को दूर करती हैं, जो बीमारी को दूर करने के लिए दी जाती हैं, पशुओं को दी जाती है या मनुष्य द्वारा ली जाती हैं। तो बात आती है कि ड्रग ड्रग वर्ड कहाँ से आया है, ड्रग की क्या डेफिनेशन है। ड्रग शब्द ड्रोगु से लिया गया है। ड्रग शब्द कहाँ से लिया गया है? ड्रोगु से। ड्रग शब्द ड्रोगु से लिया गया है, ड्रोगु से लिया गया है। ड्रग, ड्रोगु, ड्रोगु का मतलब होता है जड़ी बूटियां या क्रूड ड्रग्स, जिसको बोलते हैं जड़ी बूटियां। प्राचीन समय में अधिकांश बीमारियों का उपचार जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता था। क्रूड फॉर्म में ड्रग्स मिलती थी, जैसे किसी वृक्ष की छाल से, किसी वृक्ष की जड़ से, किसी पेड़ पौधों की पत्तियों से, इस प्रकार से उपचार किया जाता था, बीमारियों का इलाज किया जाता था। तो प्राचीन समय में इसको इनको क्या बोलते थे? ड्रोगु बोलते थे। तो ड्रोगु का मतलब होता है जड़ी बूटियां या ड्रोगु। ड्रोगु का अर्थ है जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां, चूंकि हम जानते हैं प्राचीन समय में जो इतनी परिष्कृत औषधियां नहीं मिलती थी, जो आजकल पैकिंग के रूप में मिल जाता है, एलोपैथिक औषधियां मिल जाती है, आयुर्वेदिक औषधियों भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में पैक्ड रूप में आती है, अलग अलग किस्म के औषधियां मार्केट के अंदर आती है। तो उस फॉर्म में पहले नहीं मिलती थी, पहले क्रूड फॉर्म को उपयोग में लिया जाता था बीमारियों को दूर करने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा? फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो औषधियों के अध्ययन से संबंधित है। औषधियों का किस प्रकार का अध्ययन होता है वो हम पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, फार्माकोन और लोगोस से। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और ड्रग, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ड्रग शब्द जो है, ये ड्रग शब्द कहाँ से लिया गया है? ड्रोगु से लिया गया है। ड्रोगु का अर्थ होता है जड़ी बूटियां या क्रूड ड्रग्स। आगे हम बात करते हैं ड्रग क्या होती है, वास्तव में ड्रग की क्या परिभाषा है। तो जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें, कोई औषधि है, हमने कोई कफ सिरप की बात करी, कफ सिरप के अंदर जैसे टर्बुटालिन सल्फेट है या फिर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बीमारी को दूर करने के लिए इस फॉर्मूलेशन के अंदर डाली गई साल्ट है, ये क्या है? अपने आप में एक ड्रग है, ये अपने आप में एक ड्रग है। तो ड्रग की क्या परिभाषा बनती है? भोजन के अतिरिक्त, भोजन के अतिरिक्त, अतिरिक्त पशुओं व मनुष्यों को दिए जाने वाले, पशुओं व मनुष्यों को दिए जाने वाले वे पदार्थ जो किसी बीमारी की, जो किसी
बीमारी की जांच, जांच का मतलब होता है डायग्नोसिस, जो किसी बीमारी की जांच, उपचार यानी ट्रीटमेंट, बचाव यानी प्रिवेंशन, व रोकथाम यानी कंट्रोल, यानी कंट्रोल के लिए उपयोग में आते हैं, के लिए उपयोग में आते हैं, के उपयोग में लिए जाते हैं, के उपयोग में लिए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ड्रग क्या होती है। भोजन के अतिरिक्त पशुओं को अथवा मनुष्यों को, चूंकि जिसकी हमें बीमारी दूर करनी है, मनुष्य की बीमारी दूर करनी है, तो मनुष्यों को, पशुओं की बीमारी दूर करनी है तो पशुओं को। अगर हम मनुष्य के संबंध में इस सब्जेक्ट का नाम देते हैं तो वो होता है फार्माकोलॉजी। अगर हम पशुओं के संबंध में इस सब्जेक्ट का नाम देते हैं तो वो होता है वेटरनरी फार्माकोलॉजी। क्योंकि पशुओं की जो सब्जेक्ट है उसमें वेटनरी वर्ड का यूज किया जाता है पशुओं से संबंधित। तो भोजन के अतिरिक्त पशुओं व मनुष्यों को दिए जाने वाले वे पदार्थ जो किसी बीमारी की जांच में, उपचार में, या फिर बचाव में, या फिर रोकथाम के उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। यानी भोजन के अलावा, भोजन के अलावा, भोजन ड्रग नहीं है। भोजन और औषधि, भोजन और औषधि अपने आप में अलग है। भोजन शरीर की पूर्ति करता है, कमी की पूर्ति करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, जबकि औषधि किसी कंडीशन में दी जाती है। तो वैसे औषधि को अगर अधिक मात्रा में दिया जाए तो उसे हम विष कह सकते हैं। तो बात करते हैं हम ड्रग की। तो ड्रग हमने पढ़ी कि भोजन के अतिरिक्त दिए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो पशुओं की बीमारी या फिर मनुष्यों की बीमारी के काम में, बीमारी के उपचार में काम में आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये वर्ड कैसे कैसे बना। तो ये ड्रोगू से वर्ड बना ड्रग, और ड्रग से वर्ड बना फार्माकोन, और फार्माकोन से वर्ड बना फार्माकोलॉजी। तो सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी। तो हम फार्माकोलॉजी की परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या है फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी जो साइंस है, अपने आप में औषधियों की साइंस है या ड्रग्स की साइंस है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में? औषधियों की शरीर पर क्रिया एवं शरीर द्वारा औषधियों में किए गए परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। औषधियों की, औषधियों की शरीर पर क्रिया, औषधियों की शरीर पर क्रिया एवं शरीर द्वारा औषधियों में किए गए परिवर्तन, परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्या पढ़ा हमने? औषधियां शरीर के साथ क्या करती है, यानी औषधियों ने शरीर, हमने औषधि ली या पशु को दी, औषधि ने शरीर में क्या किया, क्या एक्शन किया। जैसे हमने दर्द निवारक औषधि दी तो पशु के दर्द को या मनुष्य के दर्द को दूर किया। या फिर फीवर की कंडीशन में जब बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम फीवर की कंडीशन बोलते हैं, फीवर की कंडीशन में हमने औषधि ली और उसने एंटीपायरेटिक का कार्य किया, यानी बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो सामान्य कर दिया, तो बुखार उतार दिया। तो औषधियों ने शरीर पर क्या किया, यानी औषधियों की शरीर पर क्रिया। औषधियां देते क्यों हैं? क्रिया करने के लिए। हम जो डिजायरेबल एक्शन, जो हमें लाभप्रद कार्य चाहिए, उसके लिए हम औषधि देते हैं। मान लो किसी पशु के दस्त लग गए, अब हम उस पशु को दस्त रोकने की औषधि दे रहे हैं। किसी के उल्टी हुई, किसी कुत्ते के, हमने उसको औषधि दी, एंटी इमेटिक दी, एंटी इमेटिक्स दिए।
तो वो औषधियां क्या कर रही है, शरीर पर क्रिया कर रही है, शरीर पर क्रिया एवं शरीर भी तो औषधि का कुछ करेगा। हम जैसे शरीर में औषधि प्रवेश करा लेते हैं, चाहे वो ओरल लीजिए, चाहे वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में, या फिर इंट्रावीनस लीजिए, किसी भी प्रकार से शरीर में औषधि हमने प्रवेश करा ली। शरीर में औषधि प्रवेश करने के बाद शरीर उस प्रवेश स्थल से, शरीर के उस प्रवेश स्थल से औषधि अवशोषित होकर के रक्त में पहुंचती है। रक्त में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। औषधि के प्रवेश स्थल से औषधि का रक्त में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषित हो गई औषधि, अवशोषित होने के बाद रक्त में पहुंच गई, तो चूंकि रक्त तो बॉडी के अंदर घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, तो उस औषधि को पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दूसरी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उस औषधि का कुछ विशेष अंगों में, जैसे यकृत है, लीवर है, जैसे फेफड़े हैं, जैसे किडनी है, ऐसे अंगों में क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका उपापचय होता है, और उपापचय के बाद में उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन या अवशोषण। तो इस प्रकार जो 4 स्टेप हो गए, ADME, अवशोषण, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन, ये चारों जो स्टेप है उसको हम किस में पढ़ते हैं, इसी फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, और इसकी एक शाखा है फार्माकोकाइनेटिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं। तो बात हमने क्या की, फार्माकोलॉजी है क्या, औषधि शरीर के साथ क्या करती है, और शरीर औषधियों के साथ क्या करता है, या शरीर औषधियों में क्या परिवर्तन करता है, इसका अध्ययन क्या क्या है, फार्माकोलॉजी है। तो इसमें फार्माकोलॉजी के दो फादर हम पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है ओसवाल्ड, ओसवाल्ड। और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, और ये हैं रामनाथ चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। फार्माकोलॉजी ड्रग्स से संबंधित विषय है, फार्माकोलॉजी औषधियों से संबंधित विषय है। अधिकांश सिस्टम्स हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, उसमें हम सियालागोगस, एंटी सियालागोगस, लेक्जेटिव, परगेटिव, इमेटिक्स, एंटीमेटिक्स, एंटी डायरियल, इस प्रकार की जो जितनी भी औषधियाँ पढ़ते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक्स, एंटीजाइमोटिक्स, जो भी औषधियाँ पढ़ते हैं वो हम फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट पैदा करने के लिए देते हैं। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट के लिए हम उस पशु को देते हैं। तो आइए बात करते हैं इस फार्माकोलॉजी की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं जो इसकी डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई है। यहाँ से और यहाँ तक जो छुपी हुई शाखा है, औषधियों की शरीर पर क्रिया, यानी इसमें फार्माकोडायनेमिक्स दिख रही है, और यहाँ पर जो छुपी हुई भाषा है, ये इसके अंदर जो ब्रांच छुपी हुई है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। अर्थात फार्माकोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। हम पढ़ते हैं दोनों शाखाओं को। फार्माकोलॉजी की दो शाखाएं हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो शाखा है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, जब हम किसी औषधि को या जानवर को देते हैं या मनुष्य के द्वारा ली जाती है, तो उस औषधि के साथ शरीर क्या करता है, शरीर उसे अवशोषित करता है, अवशोषित करके उसे रक्त में भेजता है, रक्त उसे वितरित करता है, और रक्त उसे फैला देता है शरीर में चारों तरफ। उसके बाद में उसका उपापचय होता है, कुछ अंगों में मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद काम होने के बाद
जो हमें चाहिए था वो प्रभाव उत्पन्न करने के बाद उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं उत्सर्जन। तो दवाई के साथ क्या होता है, यानी शरीर औषधि के साथ क्या करता है, शरीर औषधि के साथ क्या करता है, इस प्रश्न का जो जवाब जो सब्जेक्ट देता है उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो शरीर औषधि के साथ क्या करता है, क्या क्या करेगा। औषधि किसी पशु को दी गई तो क्या क्या होगा, इसमें पहला जो स्टेप होता है अवशोषण, दूसरा स्टेप होता है वितरण, तीसरा स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म और चौथा होता है एक्सक्रीशन। यानी एडीएमई का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म और ई का मतलब एक्सक्रीशन। यानी अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन, इन सब का जिस जिस शाखा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है गतिकी, कि किसी औषधि के अणु शरीर में किस प्रकार से गति कर रहे हैं, किस प्रकार से उसकी काइनेटिक्स है, यानी वो अवशोषित हो रहे हैं, फिर वो वितरित हो रहे हैं, फिर वो अणु उपापचय हो रहे हैं, उनके साथ उनका केमिकल चेंज हो रहा है, फिर उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब हम बात करते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, औषधि शरीर के साथ क्या करती है, औषधि शरीर के साथ क्या करती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह भी तो कह सकते हैं कि औषधि का शरीर पर प्रभाव, जैसा कि हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा था, औषधि का शरीर पर प्रभाव। तो औषधि का शरीर पर प्रभाव, औषधि का शरीर पर प्रभाव, और इस प्रभाव का अध्ययन किस में करते हैं हम, फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई औषधि ली दर्द रोकने के लिए, दर्द निवारक, तो वो एनाल्जेसिक इफेक्ट हो गया, वो एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या हो गया, वो फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट हो गया, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट हो गया। जैसे हमने वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटी इमेटिक दिए, उल्टी रुक गई, यानी उल्टी कैसे रुकती है, ब्रेन में सीटीजेड जो सेंटर होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उसको सप्रेस करना पड़ता है, तो उल्टी रुक गई, तो हमने जो दवाई दी उससे काम हुआ, प्रभाव हुआ शरीर पर, प्रभाव हुआ, तो उसका अध्ययन किस में करते हैं हम, फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। तो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, जैसे क्या क्या हुआ, जैसे हमने एनाल्जेसिक दिया, तो एनाल्जेसिक ने किसका कार्य किया, दर्द रोका, दर्द निवारक का काम किया। तो ये जो इफेक्ट हो गया, ये कौन सा इफेक्ट है, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट है। यानी दवा शरीर के साथ क्या कर रही है, दवा शरीर पर क्या प्रभाव उत्पन्न कर रही है। जैसे हमने एंटीपायरेटिक दिए, तो एंटीपायरेटिक ने क्या किया, पायरेक्सिया रोक दिया, यानी बुखार सही किया, बुखार को कम किया, या फिर हम इसको ज्वरनाशी भी कह सकते हैं, ज्वर को हटाया या शरीर से बढ़े हुए तापमान को सामान्य किया। तो हमने देखा कि फार्माकोलॉजी की दो शाखाएं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि शरीर औषधि के साथ क्या करता है, फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि औषधि शरीर के साथ क्या करती है। शरीर औषधि के साथ क्या करता है, ये एडीएमई के अंदर अध्ययन किया जाता है, अवशोषण करता है, फिर उसको वितरित कर देता है, फिर उसका उपापचय करता है, फिर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो हम पहले इसका पहला स्टेप पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने 4 स्टेप पढ़ी, अवशोषण पढ़ेंगे, फिर वितरण पढ़ेंगे, फिर उपापचय पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं अवशोषण। अवशोषण
या एब्जॉर्प्शन। क्या परिभाषा है अवशोषण की? अवशोषण क्या होता है? किसी चीज को सोख लेना। तो यहां पर अवशोषण की क्या परिभाषा होगी? इस यहां पर परिभाषा होगी कि औषधि को प्रवेश कराने के बाद, औषधि को शरीर में प्रवेश कराने के बाद प्रवेश स्थल से औषधि रक्त में जाती है, जितनी मात्रा रक्त में जाती है उसे ही औषधि का अवशोषण कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई जानवर है, जानवर में हमने इंजेक्शन लगाया, यहां पर कोई पेशी के अंदर कोई मसल, जैसे ग्लूटियस मसल के अंदर हमने इंजेक्शन लगा दिया। अब यहाँ मसल में क्या होती है? कैपिलरीज होती है, इस प्रकार केशिकाएं होती हैं, एक केशिकाएं रक्तवाहिनियां होती हैं। तो इस ड्रग को ये अवशोषित करके रक्त में डाल देती हैं। तो कहने का मतलब प्रवेश स्थल, ये क्या हो गया? औषधि का प्रवेश स्थल, यानी जहां पर औषधि को हमने डाला वो कौन सा स्थल हो गया? ये हो गया प्रवेश स्थल। तो प्रवेश स्थल से औषधि की जो मात्रा रक्त में पहुंचती है, कहां पहुंचती है? रक्त में पहुंचती है, उसे हम औषधि का क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जैसे मान लो किसी को ओरल औषधि दी हमने, ओरली औषधि दी यहां से, तो मुख के द्वारा वो कहाँ गई? वो आमाशय में गई, स्टमक में गई। स्टमक चाहे रूमिनेंट का मान लो या नॉन रूमिनेंट का मान लो, स्टमक में जाने के बाद स्टमक से ये अवशोषित होकर के कहाँ जाती है? ये चूंकि स्टमक के आसपास क्या होती है? रक्तवाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर जा करके और पूरी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये दवाई या ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी कि प्रवेश स्थल से, यानी यहां पर औषधि आ गई, यहां से औषधि कितनी रक्त में पहुंची, तो इसे क्या कहते हैं? औषधि का अवशोषण कहते हैं। यानी दवा की जितनी मात्रा रक्त में पहुंचती है उसे ही दवा का अवशोषण कहते हैं, चाहे वो कहीं से भी जाए। चाहे हमने स्किन के ऊपर कोई क्रीम लगाई ऑयल बेस, वहां से अवशोषित होकर के वो ब्लड में पहुंची, चाहे हमने ओरल दी, चाहे हमने इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाया, चाहे हमने सबकट लगाया, कोई सा भी इंजेक्शन लगाया, सिर्फ छोड़ करके इंट्रावीनस को। इंट्रावीनस में अवशोषण शब्द आता ही नहीं है, क्योंकि जब दवाई को सीधी ही वेन में डाले जा रहे हैं, जब औषधि का प्रवेश सीधे ही सिरा के अंदर कराया जा रहा है, तो कहाँ आवश्यकता है अवशोषण की? तो आईवी में अवशोषण 100% या 100% होता है। बाकी मार्गों में अवशोषण 100% नहीं होता, 100% नहीं होता। उनमें औषधि की कुछ मात्रा या तो प्रवेश स्थल पर रह जाती है, या उसे किसी टिश्यू के द्वारा क्या कर दिया जाता है? मेटाबोलाइज कर दिया जाता है। जैसे ओरली हम पशुओं को देते हैं, लार्ज एनिमल्स होते हैं, रूमन काफी बड़ा होता है, जब हम उनको कोई टैबलेट या बोलस फॉर्म में औषधि ओरली देते हैं, तो काफी औषधि की मात्रा चारे के अंदर इधर उधर रह जाती है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स होते हैं उनके स्टमक के अंदर एसिड भरा रहता है, गैस्ट्रिक एसिड, काफी औषधियां उस गैस्ट्रिक एसिड के अंदर काफी मात्रा औषधि की नष्ट कर दी जाती है, या फिर अवशोषित नहीं हो पाती, वो मल के साथ बाहर निकल जाती है। तो जब भूखे पेट औषधि दी जाती है, एम्प्टी स्टमक दी जाती है, खाली पेट दी जाती है, तो औषधि ज्यादा कार्य इसीलिए करती है, अधिक कार्य, क्योंकि भूखे पेट में जो स्टमक के कंटेंट होते हैं वो कम होते हैं या फिर खाली होता है, तो वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाती है। जब हम भोजन के साथ या भोजन के बाद देते हैं तो दवा का अवशोषण धीमा हो जाता है या फिर अवशोषण घट जाता है। तो हम अवशोषण के बारे में लिखते हैं कि औषधि के प्रवेश स्थल, औषधि के प्रवेश स्थल से औषधि का रक्त में पहुंचना औषधि का अवशोषण कहलाता है। औषधि का क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। जब हम मुख के द्वारा औषधि देते हैं, मुख द्वारा औषधि देने पर आहार नाल में औषधि का अवशोषण हो जाता है। औषधि का
अवशोषण हो जाता है। मुख द्वारा यानी ओरली जब हम औषधि को, ड्रग को देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, आहार नाल के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसका अवशोषण हो जाता है। जब हम औषधि को इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, सुई के द्वारा देते हैं, प्रवेश कराते हैं शरीर में, तो विभिन्न स्थलों से औषधि अवशोषित होती है। यानी इंट्रामस्कुलर, या हम सबकट देते हैं, या फिर हम इंट्राडर्मल देते हैं, या फिर इंट्रापेरिटोनियल देते हैं, या फिर किसी भी अन्य मार्ग से देते हैं। मार्ग में प्रवेश स्थल से यानी जहां हम सुई लगा रहे हैं वहां से औषधि रक्त में पहुंचती है। औषधि रक्त में पहुंचती है। अब हम एक मार्ग की बात करें जिसका नाम है इंट्रावीनस, और आईवी मार्ग द्वारा, इंट्रावीनस जिसको बोलते हैं, अंतःशिरीय मार्ग जिसको बोलते हैं, आईवी मार्ग द्वारा औषधि 100% रक्त में पहुंचती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अवशोषण की आवश्यकता ही नहीं है। इस मार्ग में अवशोषण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरी औषधि कहाँ दी जा रही है, रक्त में दी जा रही है। इस मार्ग में अवशोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रक्त में पहले ही पहुंच चुकी है। अवशोषण की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से एक डेफिनेशन स्टार्ट होती है जिसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं या जैव उपलब्धता कहते हैं। जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, औषधि की वह मात्रा, बायो अवेलेबिलिटी, बायो मतलब जैव, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, तो हिंदी में इसको कहते हैं जैव उपलब्धता। जैव उपलब्धता क्या होती है? जैव उपलब्धता औषधि की दर व मात्रा जिससे औषधि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, या ब्लड में पहुंचती है, या खून में पहुंचती है। औषधि की खून में पहुंचने की, रक्त में पहुंचने की दर और मात्रा को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच गोज इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी औषधि की दर व मात्रा, रेट एंड एक्सटेंट, दर व मात्रा जिससे औषधि रक्त में पहुंचती है। औषधि को रक्त में पहुंचने की दर और मात्रा, औषधि की दर व मात्रा जिससे औषधि रक्त में पहुंचती है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग बाय विच ड्रग गोज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, रक्त में पहुंचती है। रक्त को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, रक्त को ही बोलते हैं। तो आईवी मार्ग की जैव उपलब्धता सर्वाधिक होती है। आईवी मार्ग की जैव उपलब्धता सर्वाधिक यानी कितनी होती है? 100% होती है, 100% होती है। 100% या 100% होती है, 100% होती है आईवी मार्ग की। और सबसे कम जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, जैव उपलब्धता होती है, वो मुखीय मार्ग की होती है, पीओस यानी पर ओस मार्ग या ओरली जो औषधियाँ दी जाती हैं उसमें सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि रूमिनेंट पशु में तो वैसे ही औषधि काफ़ी मात्रा में रूमन के अंदर नष्ट कर दी जाती है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, कुछ चारे के द्वारा, कुछ मिक्स कर दिया जाता है, काफ़ी कम मात्रा में जाकर के ब्लड के अंदर पहुंचती है। नॉन रूमिनेंट या मोनोगैस्ट्रिक्स की बात करें हम, तो उसमें थोड़ी बायो अवेलेबिलिटी रूमिनेंट की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अन्य जो मार्ग होते हैं, जैसे सुई के द्वारा हम औषधि प्रवेश करा रहे हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है। और हम औषधि को अगर आईवी दे दे तो बायो अवेलेबिलिटी 100% हो जाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या बायो अवेलेबिलिटी का क्या क्रम होता है, जैव उपलब्धता का क्रम। जैव उपलब्धता का क्रम
जैव उपलब्धता का क्रम। कैसे क्रम होता है? सबसे ज्यादा आईवी मार्ग की जैव उपलब्धता होती है, उससे कम होती है इंट्रामस्कुलर, उससे कम होती है सबकट, और उससे कम होती है इंट्राडर्मल, और उससे कम होती है ओरली। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुखीय मार्ग की जैव उपलब्धता सबसे कम होती है। मुखीय मार्ग की जैव उपलब्धता, मुख्य मार्ग की जैव उपलब्धता सबसे कम होती है। मुख्य मार्ग यानी ओरल जो रूट होता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है। तो जैव उपलब्धता हमने पढ़ा सबसे कम है मुख्य मार्ग या ओरल की, और सबसे ज्यादा है आईवी की। आईवी मार्ग की जैव उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है। अब हम जो अवशोषण पढ़ रहे थे, अवशोषण दो प्रकार का होता है। औषधियों का जो अवशोषण है, वो एब्जॉर्प्शन है, वो दो प्रकार का होता है। एक तो सक्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, और एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और निष्क्रिय को बोलते हैं हम पैसिव एब्जॉर्प्शन। चूंकि सक्रिय कोई काम होता है उसमें ऊर्जा खर्च होती है, जैसे हम सांस लेते हैं, यानी हम इंस्पायरेशन करते हैं यानी निःश्वसन करते हैं, तो वो क्रिया है सक्रिय क्रिया। और हम उच्छ्वसन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, वो क्रिया है निष्क्रिय क्रिया। नदी बहती है ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ से, तो नीचे की ओर पानी आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो वो निष्क्रिय क्रिया है, उसमें कोई हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही। लेकिन जब पानी को नीचे से हम ऊपर पहुंचाते हैं बिल्डिंग पर, तो उसमें हम ऊर्जा खपत करते हैं, मोटर के द्वारा एनर्जी खर्च करके ऊपर जाती है, तो उसे कहते हैं हम सक्रिय क्रिया। सक्रिय में ऊर्जा या एटीपी खर्च होते हैं, निष्क्रिय में ऊर्जा या एटीपी खर्च नहीं होते। तो सक्रिय जो अवशोषण होता है वो ऊर्जा खर्च करके होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमने किसी क्षेत्र में, या जैसे ये कमरा है, इस कमरे में इस क्षेत्र में हमने इत्र की शीशी खोली, तो यहाँ से जो इत्र के या जो सेंट के पार्टिकल्स है, कण है, वो यहाँ पहुंचेंगे इस कोने तक। तो ये अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप जा रहे हैं, तो अपने आप जा रहे हैं तो इसे कहते हैं निष्क्रिय। तो निष्क्रिय क्रिया और सक्रिय क्रिया में हमने अंतर समझा। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, और निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा खर्च नहीं होती। निष्क्रिय अवशोषण में यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन में ऊर्जा खर्च नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो हमने निष्क्रिय और सक्रिय अवशोषण देखा। अब हम अवशोषण से संबंधित बात कर रहे हैं, तो दो बात और पढ़ लेते हैं कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, वसा विलेय विटामिन्स होते हैं, उनका अवशोषण वसा के साथ अच्छा होता है। और जो ऑयली औषधियाँ होती है, ऑयली ड्रग्स होती है, यदि उन्हें त्वचा पर लगाया जाता है तो उनका अवशोषण त्वचा से अच्छा होता है, बजाय जो वाटर बेस में औषधियाँ बनाई जाती है या जलीय विलयन में जो औषधियाँ बनाई जाती है। सर्दियों में हम कोल्ड क्रीम्स को उपयोग में लेते हैं, गर्मियों में हम जो वाटर बेस वाली क्रीम होती हैं उनको उपयोग में लेते हैं। तो कोल्ड क्रीम क्या है, स्किन के अंदर आसानी से पेनेट्रेट हो जाती है और स्किन को स्मूथ बनाती है। जैसे हम ऑयल बेस वाली चीज़ हम स्किन पर लगा लेते हैं तो वो अच्छी तरह से अवशोषित हो जाती है। तो उसका कारण हम देखते हैं क्या है, तेलीय विलयन या तेलीय तेलीय आधार या ऑयल बेस, ऑयल बेस, ऑयल बेस क्रीम त्वचा से जल्दी या तीव्र अवशोषित होती है, या त्वचा से आसानी से अवशोषित हो जाती है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है।
चूंकि हम जानते हैं कि जल के और वसा के बेर होता है, जल के और वसा या तेल के बेर होता है, क्योंकि दोनों आपस में इनसोल्यूबल है। जल और वसा, फैट और वाटर दोनों आपस में इनसोल्यूबल होते हैं। तो हमने जैसे मान लो किसी के शरीर की सतह है या जानवर के शरीर की सतह है, इस सतह पर हमने औषधि लगाई। कौन सी औषधि लगाई? ऑयल बेस वाली। ऑयल बेस वाली हमने औषधि का लेप किया। तो ऑयल बेस वाली औषधि क्या है? पेनिट्रेट करके अंदर आ जाती है स्किन के अंदर। और इसका क्या कारण है? चूंकि हम जानते हैं कि जो सेल होती है, कोशिका, जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो किसका बना होता है? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। अर्थात ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बने होने के कारण, चूंकि यहाँ पर हमने लगाई क्या? फैट लगाई। तो फैट एक प्रकार की लिपिड है, यानी लिपिड लिपिड को अंदर आने देगी, यानी वसा वाली चीज अंदर घुस जाएंगी। यही कारण है कि हम स्किन पर ऑयल बेस जैसे हम लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, कई प्रकार के ऑयल की क्रीम लगाते हैं, ओमनी जेल जब चोट मोच हो जाती है, या फिर कोई ऑयल बेस वाली बाम या फिर जो भी लगाते हैं वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और फास्फोलिपिड को ये क्रॉस करके इजीली आ जाती है, क्योंकि ये लिपिड बेस में है या ऑयल बेस में है, इसलिए। दूसरी बात हम कर रहे थे कि जो ए डी ई के जो विटामिन होते हैं, अर्थात फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ये विटामिन किसके साथ अच्छे अवशोषित होते हैं? ये वसा के साथ अगर कोई खाए या वसा के साथ अगर ले, वसा के साथ अच्छे अवशोषित होते हैं, अच्छे अवशोषित होते हैं, अच्छे अवशोषित होते हैं। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण वाली बात। अवशोषण का मतलब इतना ध्यान रखना है कि औषधि की वह मात्रा जो प्रवेश स्थल से रक्त में पहुंच जाए उसे औषधि का अवशोषण कहते हैं। और आईवी मार्ग में औषधि 100% अवशोषित हो मानी जाती है, अवशोषित शब्द का उपयोग ही नहीं आता। और बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता क्या होती है? औषधि की वह मात्रा या दर जिससे औषधि रक्त के अंदर पहुंचती है उसे जैव उपलब्धता कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। और ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी सबसे कम होती है, आईवी मार्ग की जैव उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है। अगला जो स्टेप आता है, हमने अवशोषण पढ़ा, अवशोषण के बाद अगला जो स्टेप आता है ए डी, डिस्ट्रीब्यूशन। डी डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो वितरण कौन करता है? जब रक्त के अंदर औषधि पहुंच गई तो वितरण रक्त ही करेगा। तो रक्त में औषधि प्रवेश करने के बाद, रक्त में औषधि पहुंचने के बाद, औषधि पहुंचने के बाद रक्त शरीर के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में औषधि को पहुंचा देता है, औषधि को पहुंचा देता है। तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वितरण। तो रक्त में पहुंचने के बाद रक्त इसे वितरित कर देता है, और जहां क्रिया स्थल या एक्शन होना है वहां पर उस औषधि को पहुंचा देता है। जैसे मान लो फ्यूरोसिमाइड है या लेसिक्स है, लेसिक्स कहाँ पर एक्ट करता है? किडनी पर कार्य करता है। तो जो औषधि जहां कार्य करनी होती है वहां पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे हमने न्यूरोबियन इंजेक्शन लगाया या न्यूरॉन किसकी कोई मिथाइल कोबालामिन या न्यूरॉन की कोई नर्वाइन टॉनिक दी, तो नर्व्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये ब्लड करेगा। तो औषधि को बॉडी के अंदर सर्कुलेट कौन करता है? ये रक्त करता है, यानी ब्लड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कहते हैं, वितरण। तो किसी अच्छे अवशोषण के बाद किसी औषधि का अच्छा कार्य के लिए अच्छा वितरण भी आवश्यक होता है। वितरण के बाद जो अगली स्टेप होती है वो होती है मेटाबॉलिज्म या उपापचय। तो वितरण में एक बात ध्यान रखनी है हमें कि जो अम्लीय औषधियां होती हैं, अम्लीय औषधियां, जो अम्लीय प्रकृति की औषधियां, अम्लीय प्रकृति की औषधियां यानी एसिडिक ड्रग्स, रक्त की एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन,
जो कैसी होती है प्रकृति में, ये क्षारीय होती है। रक्त की एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाती है, या के साथ जुड़कर अच्छी वितरित होती है, के साथ जुड़कर वितरित होती है। तो ये हो गया You're डिस्ट्रीब्यूशन। almost done. Click डिस्ट्रीब्यूशन the के Add to बाद हम Chrome button, अगला जो then click टॉपिक Add पढ़ते extension हैं to continue. उसका नाम है तीसरा मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं हम उपापचय। उपापचय, उपापचय जो शब्द मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय से। इनको इंग्लिश में हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस होती हैं, ये कैसी होती है, संश्लेषी रिएक्शंस होती है, यानी सिंथेटिक संश्लेषी क्रियाएं होती हैं। और इन क्रियाओं में क्या होता है, छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बनाते हैं, यानी संश्लेषण होता है, छोटे अणुओं से संश्लेषण होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, 6CO2 प्लस 6H2O, तो इससे क्या बनता है, C6H12O6, जो ग्लूकोज बनना। तो ये क्रिया होती है, ये संश्लेषी क्रिया है। जैसे CO2 यानी छोटे अणुओं ने बड़ा अणु बना दिया, तो ये क्या है, एक तरह से उपचय क्रिया है, छोटे अणु से बड़े अणुओं का निर्माण होना। अपचय क्रिया क्या होती है, जिसमें टूटने वाली क्रिया या विघटनात्मक क्रिया, विघटनात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव क्रिया होती है। जैसे श्वसन एक अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया का उदाहरण क्या है, श्वसन, रेस्पिरेशन जो है, ये एक डिस्ट्रक्टिव या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो इसमें बड़े अणु टूट करके किस में बदल जाते हैं, छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे C6H12O6 यानी ग्लूकोज का अणु टूट करके श्वसन के दौरान 6CO2 प्लस 6H2O, ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। अर्थात औषधियों की विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कहाँ कहाँ संपन्न होती है, लीवर के अंदर संपन्न होती है, फेफड़ों के अंदर संपन्न होती है, प्लाज्मा में संपन्न होती हैं, इन जगहों पर जो संपन्न होती हैं, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उपापचय के शरीर में स्थल कौन कौन से होते हैं, शरीर में उपापचय के स्थल कौन कौन से साइट्स होती हैं जहां औषधि का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है यकृत में, लीवर में। कहां होता है, लीवर में। तो लीवर इज द लेवर ऑफ बॉडी, लीवर के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। उपापचय सबसे ज्यादा कहां होता है, लीवर में। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज खाई जाती है, तो वो आंतों से वो ब्लड पहले लीवर के अंदर जाता है और लीवर से फिर हार्ट में आता है। अर्थात कोई भी चीज आहार नाल से पहले लीवर में जाती है। लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन या निराविषीकरण करना। जैसे किसी ने जहर खा लिया, तो जहर या ड्रग या औषधि जो भी है, वो कहाँ जाएगा, पहले लीवर के अंदर जाएगा, लीवर के बाद में वो जो है हार्ट के अंदर आता है, और फिर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आहार नाल में जितनी भी चीजें खाई जाती है, वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा या यकृत निवाहिका तंत्र के द्वारा पहले लीवर के अंदर पहुंचती हैं। तो यहाँ हम बात करें लीवर, लीवर को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, शरीर की क्या, रासायनिक फैक्ट्री, रासायनिक फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। और सर्वाधिक जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो कहाँ होती हैं, लीवर के अंदर होती हैं। सर्वाधिक रासायनिक क्रियाएं, सर्वाधिक रासायनिक क्रियाएं, सर्वाधिक रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती है, लीवर के अंदर होती हैं। और हमने बात की कि लीवर के अंदर सारी रिएक्शन, जितनी भी ऑक्सीकरण, अपचयन, चक्रीकरण, विचक्रीकरण, जितनी भी परिघटनाएं होती हैं औषधियों के साथ, जितने भी जो क्रियाएं होती हैं, वो कहाँ होती हैं, यकृत के अंदर होती है। अर्थात हम यहाँ से एक प्रश्न बना रहे हैं परीक्षा के लिए कि शरीर में उपापचय का मुख्य अंग, शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का मुख्य अंग कौन सा है, लीवर, यकृत।
दूसरा जो उपापचय का स्थल है वो है फेफड़े। फेफड़े फेफड़े यानी लंग्स। तो लंग्स में भी काफी औषधियों का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है। तीसरा जो उपापचय का स्थल है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में भी काफी औषधियों का मेटाबॉलिज्म होता है। चौथा जो उपापचय का स्थल है वो है किडनी या वृक्क, किडनी। पांचवा जो उपापचय का स्थल है वो है आंत, इंटेस्टाइन। आंत में भी क्या होता है, औषधियों का उपापचय होता है इंटेस्टाइन में। तो उपापचय सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर के अंदर। और सबसे कम जो होता है वो होता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन से एक वर्ड निकल करके आता है, एक डेफिनेशन निकल करके आती है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब होता है औषधि को मुख्य मार्ग द्वारा देने पर कुछ औषधि की मात्रा इस आंत के विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा नष्ट कर दी जाती है और वास्तव में अवशोषण की मात्रा घट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मुख्य मार्ग से, मुख्य मार्ग मतलब ओस, पीओ, मुख्य मार्ग से औषधि देने पर औषधि की कुछ मात्रा आंत, इंटेस्टाइन, कहां पर, आंत, आंत में या आंत की दीवार में अवशोषण से पूर्व क्या हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है या नष्ट हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। इस इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहली बार, पास कहां से हुई, इंटेस्टाइन से हुई, इफेक्ट, तो फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब हमने मुख से कोई औषधि ली और उस औषधि की कुछ मात्रा जो आंत की दीवार में क्या हो गई, मेटाबोलाइज होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट पास इफेक्ट हमने पढ़ा। इसके बाद मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया औषधि को विभिन्न रूपों में रूपांतरित करना, और काम में आने के बाद औषधि को शरीर में रखना नहीं है, शरीर रखता नहीं है, शरीर को बाहर निकालनी पड़ती है। कुछ फैट सोल्यूबल औषधियां, जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स हैं, वो जरूर फैट से स्नेह करती है, इसलिए शरीर की फैट के अंदर डिपॉजिट हो सकती है। कुछ पॉइजनिंग होती है जिसमें दवाई लेते 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 शरीर में जमा होने लग जाती है और जमा होकर के वो टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करती है। ऐसी दवाइयों को एक्यूमुलेशन होने वाली दवाई कहते हैं, शरीर में जमा होने वाली औषधियां कहते हैं। और ये जमा होने से फैट के साथ ये जुड़ करके और शरीर में लंबे समय तक रह सकती हैं। जैसे कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे लेड है, लेड फैट के साथ जुड़ जाता है। अगर बॉडी के अंदर लेड जाने लग गया तो वो एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसका जमाव होने लग जाता है। डीडीटी जो एक विषैला पदार्थ होता है, वो बॉडी के अंदर फैट से स्नेह करता है और फैट के साथ वो जुड़ करके लंबे समय तक रहता है। इसीलिए डीडीटी पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि डीडीटी की कंसंट्रेशन भारतीय लोगों में ज़्यादा पाई गई, क्योंकि ये एक जमा होने वाला विषैला पदार्थ है, ये एक्यूमुलेट होता है। तो बात हम कर रहे हैं उत्सर्जन की, तो बताइए उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है। तो मुख्य औषधियों का उत्सर्जन होता है किडनी के द्वारा या फिर मूत्र के द्वारा। मूत्र मार्ग से सबसे ज्यादा औषधियों का उत्सर्जन होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बी कॉम्प्लेक्स का जो कैप्सूल ले लेता है, तो 6 से 8 घंटे के बाद जब वो मूत्र उत्सर्जित करने जाता है तो उसके यूरिन का जो रंग है वो पीला आता है राइबोफ्लेविन के कारण। तो ये उत्सर्जन का हमने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा, मल के द्वारा भी औषधियाँ उत्सर्जित होती है। जैसे कई बार आयरन की टैबलेट्स, आयरन के कैप्सूल लेते हैं तो जो स्टूल्स है या फिशेज हैं वो ब्लैक कलर के आते हैं, तो वो उत्सर्जन का एक तरीका हो गया, मल के द्वारा या गोबर के द्वारा उत्सर्जन। कुछ वोलेटाइल औषधियाँ होती हैं, यानी वाष्पीकृत औषधियाँ होती हैं, वो सांस के साथ भी उत्सर्जित होती है। कुछ औषधियाँ
पसीने के साथ भी उत्सर्जित होती हैं। इसका उदाहरण सीधा सा, जब हम लंबे समय तक औषधियाँ लेते रहते हैं या बीमारी की अवस्था में औषधियाँ लेते हैं, तो पसीने से एक अजीब सी स्मेल आती है जब दवाइयाँ लेने से, तो वो क्या हो गया, पसीने के द्वारा भी उत्सर्जन होता है, लार के द्वारा भी होता है, मिल्क के द्वारा भी होता है, मिल्क के यानी दूध के द्वारा भी औषधियों का उत्सर्जन होता है। इसीलिए तो हम मिल्क विड्रॉल पीरियड रखते हैं। मिल्क विड्रॉल पीरियड यानी इतने दिन तक हमें इस जानवर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए या नहीं लेने दिया जाना चाहिए। ये एक आदर्श बात है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमने किसी पशु के कोई एंटीबायोटिक औषधि लगाई, जैसे मान लो कि हमने सेफ्ट्रियाक्सोन लगाया, तो उस पर मिल्क विड्रॉल पीरियड लिखा हुआ है 7 दिन, तो 7 दिन तक हम उसका दूध काम में नहीं लेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेना नहीं चाहिए। मिल्क विड्रॉल पीरियड इसे भी बोलते हैं। एक होता है मीट विड्रॉल पीरियड, जो मिल्क विड्रॉल पीरियड से ज्यादा होता है। मीट विड्रॉल पीरियड मतलब हमने जो ड्रग दी उसके बाद, ड्रग देने के बाद कितने दिन तक उस पशु का मीट काम में नहीं ले सकते, यानी जो मीट पर्पज के एनिमल्स होते हैं उनके मीट को हम इतने दिन तक काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो बॉडी के अंदर वो एंटीबायोटिक की रेजिड्यू रह जाती है, उसकी अवशिष्ट मात्रा रह जाती है, जो खाने वाला जो व्यक्ति है या मनुष्य जो भी खा रहा है उस मीट को, उसके अंदर एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस डेवलप करेगा, एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस को कम करेगा। जब वो बीमार होएगा तो उसके छोटी मोटी औषधियाँ, छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि पहले ही वो इतनी सारी एंटीबायोटिक्स को यूज में ले चुका है बाय मीट और बाय मिल्क। तो हम लास्ट जो इसमें स्टेप पढ़ रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, अंतिम जो चरण है वो है लास्ट, फोर्थ जो चरण जो है इसका है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की क्या परिभाषा हुई? औषधियों के कार्य करने के बाद शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। औषधियों का उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन की क्या स्टेप्स हैं? उत्सर्जन की कौन कौन से मार्गों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है? तो उत्सर्जन देखिए मूत्र मार्ग के द्वारा किया जाता है, और औषधियों का सर्वाधिक उत्सर्जन इसी मार्ग से किया जाता है। औषधियों का सर्वाधिक उत्सर्जन मैक्सिमम एक्सक्रीशन कौन से मार्ग से किया जाता है? मूत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बी कॉम्प्लेक्स में हम बिकासूल्स लेते हैं या राइबोफ्लेविन विटामिन लेते हैं, तो यूरिन को वो येलो बना देता है। दूसरा जो उत्सर्जन का मार्ग है वो है मल अथवा गोबर। तीसरा जो मार्ग है उत्सर्जन का, या तीसरा जो तरीका है वो है पसीना, यानी स्वेट जिसको हम बोलते हैं, पसीना। और चौथा जो उत्सर्जन का तरीका है वो है दूध, मिल्क के द्वारा भी औषधि उत्सर्जित होती है। पांचवा जो है वो है लार, यानी सलाइवा से भी निकलती है। कुछ हेवी मेटल्स हैं वो सलाइवा से भी निकलते हैं। और लास्ट जो इसमें है, सांस के द्वारा भी औषधि उत्सर्जित होती है। अब हमसे कोई प्रश्न क्या पूछेगा, औषधि का सर्वाधिक उत्सर्जन किस मार्ग के द्वारा होता है? मूत्र के द्वारा होता है। तो हमने ये क्या पढ़ लिया? फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लिया। हमने आज फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने फार्माकोलॉजी शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग यानी औषधि, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ड्रग या औषधि शब्द जो लिया गया ड्रोगो से लिया गया। ड्रोगो का मतलब होता है जड़ी बूटियां। वे पदार्थ जो भोजन के अतिरिक्त दिए जाते हैं तथा मनुष्यों अथवा पशुओं की बीमारी के जांच, उपचार, बचाव और रोकथाम में काम में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। तो ड्रग्स से कौन सा शब्द बना? फार्माकोन बना। फार्माकोन से फार्माकोलॉजी बना। और फार्माकोलॉजी की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ADME का अध्ययन करते हैं, अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन का अध्ययन करते हैं। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में हम उसके एक्शन का अध्ययन करते हैं, यानी शरीर औषधि के साथ क्या करता है उसे हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, और औषधि शरीर के साथ क्या करती है उसे हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में।
फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं कौन? ओसवाल्ड। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी हैं रामनाथ चोपड़ा। उसके बाद हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ा। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 स्टेप आती है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। हमने बताया आपको कि अवशोषण क्या होता है, रक्त में प्रवेश स्थल से जो औषधि पहुंचती है, औषधि की मात्रा, उसे औषधि का अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब औषधि का अवशोषण 100% किस में होता है? आईवी मार्ग में होता है। अन्य मार्गों से औषधि का अवशोषण 100% नहीं होता। यहाँ से एक टर्म निकलती है बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता। औषधि की वह मात्रा और दर जिसके साथ वो औषधि रक्त में प्रवेश करती है उसे बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता कहते हैं। आईवी मार्ग की या जो सिरा के अंदर, वेन के अंदर जो औषधि देते हैं उसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, जबकि ओरली जो औषधि दी जाती है उसमें बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता सबसे कम होती है। हमने ये भी पढ़ा कि विटामिन ए, डी, ई के जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो वसा के साथ अच्छी तरह से अवशोषित होते हैं। अवशोषण 2 प्रकार का होता है, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा खर्च नहीं होती, जो कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो अवशोषण लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है, क्रीम्स होती है, जिन्हें बॉडी की सरफेस पर लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से अवशोषित हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड को फास्फोलिपिड, वसा को फास्फोलिपिड आने देती है सेल के अंदर। इसके बाद हमने वितरण पढ़ा। खून में पहुंचने के बाद औषधियां शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड के द्वारा वितरित कर दी जाती है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और रक्त की एल्ब्यूमिन प्रोटीन की प्रकृति क्षारीय होती है, जो कि अम्लीय प्रकृति की औषधियों को अच्छी तरह से अच्छी तरह से वितरित कर देती है। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म में उपापचय पढ़ा। उपापचय में हमने क्या पढ़ा? विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शंस, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो ड्रग्स की होती है, जैसे किसी ने एल्कोहल लिया, एल्कोहल लीवर के अंदर जाकर के वो एसिटाल्डिहाइड में चेंज होता है और ये एसिटाल्डिहाइड लीवर सिरोसिस करता है। यानी कहने का मतलब उपापचय का जो मुख्य अंग है वो है लीवर। लीवर के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद अन्य जो मेटाबॉलिज्म के अंग है, जैसे प्लाज्मा के साइट है जो प्लाज्मा के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा किडनी के अंदर होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में मेटाबॉलिज्म बॉडी के अन्य भागों में, इंटेस्टाइन में भी होता है। इंटेस्टाइन में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हमने एक डेफिनेशन बताई, फर्स्ट पास इफेक्ट। औषधि हमने ड्रग दी, ड्रग की कुछ मात्रा इंटेस्टाइन के अंदर खराब हो गई, यानी मेटाबोलाइज हो गई, और वो उसकी कम मात्रा जो है वास्तव में रक्त में पहुंचती है। असली जो मात्रा दी, जैसे हमने 100 mg औषधि दी तो 80 mg खून के अंदर पहुंचेगी। तो ये जो मात्रा घटी इसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास इफेक्ट सामान्यतः इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। इसके बाद हमने चौथा जो स्टेप हमने कौन सा पढ़ा? उत्सर्जन का। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। तो शरीर से विभिन्न भागों के द्वारा औषधियों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन किया जाता है वो किया जाता है मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा। यूरिन के द्वारा जो एक्सक्रीशन किया जाता है, सामान्यतः औषधियां जो वाटर सोल्यूबल होती है उनको यूरिन के द्वारा निकाल दिया जाता है। और कुछ औषधियों को गोबर के साथ या मल के साथ भी निकाला जाता है या एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, क्योंकि अब वो शरीर में काम में आ गई औषधियां, अब उन्हें क्या है? बाहर निकालना है, क्योंकि वो अब शरीर में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। शरीर के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए औषधियां, इसलिए उन्हें बाहर निकाला जाता है। जैसे सांस के द्वारा जो वोलेटाइल औषधियां होती है उन्हें सांस के द्वारा निकाल दिया जाता है। रेस्पिरेशन के द्वारा जो उड़ने में या वाष्पीकृत औषधियां होती हैं। तो हमने ये आज फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। धन्यवाद।